आज नया टॉपिक है द्विआधारी संक्रिया, ठीक है ना। द्विआधारी संक्रिया, द्वि मतलब दो, आधारी मतलब आधार। लास्ट टॉपिक है इस पहले चैप्टर का। और संक्रिया मतलब संक्रिया, संक्रिया का मतलब संक्रिया ही होगा, है ना। संक्रिया का मतलब संक्रिया ही होगा। दो आधार वाली संक्रिया है। दो आधार वाली संक्रिया क्या मतलब है इसका? दो आधार का मतलब क्या है भाई? हमने अभी तक बाइनरी ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए कि संक्रिया है, गणित में जो संक्रियाएं है वो संक्रियाएं कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे कि प्लस होता है। जो गणितीय संक्रियाएं होती है वो क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। जो तो क्या संक्रियाएं इतनी ही होती है? नहीं, और भी संक्रियाएं होती है। तो मुख्यतः जो बेसिक संक्रियाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। बस दो संख्याओं को जोड़ना, दो संख्याओं, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना, एक संख्या में दूसरी संख्या को गुना करना, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना। इसके अलावा भी और संक्रियाएं होती ना भाई। एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या है? एक संक्रिया ही तो है। एचसीएफ लिया तो एचसीएफ क्या है? ये भी तो एक संक्रिया ही है ना। एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना। और हम कुछ संक्रियाएं बना भी सकते हैं, संक्रियाएं बना भी सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार, देखिए मैं आपको बता दूं कि द्विआधारी संक्रिया जो है ना, ये पोर्शन होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना। लॉजिक से रिलेटेड होता है, लॉजिक से रिलेटेड। और खास करके हम कंप्यूटर से रिलेटेड बोल सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड इसलिए होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे अगर कोई प्रोग्राम बनाना होता है, मान लिया जाए कोई कंपनी है, ठीक है ना, कोई कंपनी है और उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के आधार पर हमें क्या करना होता है? एक प्रोग्राम बनाना होता है। प्रोग्रामर क्या करता है? जो डेवलपर है, प्रोग्राम को डेवलप करना है, वो क्या करता है कि किसी कंपनी के पास में जाता है, उससे पूछता है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार का आपको प्रोग्रामिंग करना है, किस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये प्रकार की कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होगी। दो अगर कंपनी है, बी प्रकार की कंपनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, सी प्रकार की कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होगी। क्योंकि ये अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है, ये अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है, ये अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है। सब अलग अलग टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बनती है। तो उनके आधार पर भाई कंप्यूटर में क्या होता है कि जो प्रोग्राम बनते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई ये वाला कमांड लगाएंगे और ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, कंडीशन डालना होता है कि ऐसा हो गया तो ऐसा होना चाहिए, वैसा हो गया तो वैसा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन डाल के उस प्रोग्राम को यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो गणित में जो संक्रियाएं लगा दी हमने, उस संक्रिया से काम नहीं होगा। हो सकता है कि वहां पर हमें अलग प्रकार का कोई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर हमने गणित में सीखा ही नहीं है, ठीक है ना। गणित में सीखा ही नहीं है। जैसे अगर वो एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि मैंने क्या किया भाई, 2 और 3 को अगर प्लस करना है तो यहां पर प्लस का यूज कर लिया। अगर 2 और 3 को माइनस करना है तो ऐसा कर दिया। 2 में अगर 3 का गुना करना है तो ऐसा कर दिया। तो ये तो सिंपल ऑपरेटर है। 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालना है तो हमने 2 और 3 का एलसीएम निकाल दिया, तो एलसीएम को एलसीएम बोल देंगे हम। कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि भाई इन ऑपरेटर से काम नहीं होता है, तो फिर नया ऑपरेटर लेके आना होता है। और वो ऑपरेटर दुनिया में होता ही नहीं है, वो डेवलपर को खोजना होता है, यानी कि खुद को बनाना होता है वो ऑपरेटर। और उस ऑपरेटर का यूज करने के लिए द्विआधारी संक्रियाओं का जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लिया जाए कि किसी प्रोग्रामर को एक ऑपरेटर बनाना है। और ऑपरेटर कैसे बनाना है? तो उस कंप्यूटर को, प्रोग्रामिंग को बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाह रहा हूं। उसको बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाह रहा हूं। वो चाह रहा है कि भाई मैं ए और बी लिखूं, ए और बी लिखूं। इसका अर्थ होगा, उसको अर्थ पहले बताना पड़ेगा कि ए तथा बी में से बड़ी
संख्या। अब देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने ये बोला कि ए बी जो है ना, ए बी जो है ना वो क्या है, ए तथा बी में से बड़ी संख्या लेना है आपको। तो एक नया ऑपरेटर, ऐसा कोई ऑपरेटर में से पढ़ा क्या आपने? नहीं पढ़ा ना। दोनों में जो बड़ा होगा उसको लेना है। जैसे मान लिया जाए कि मैंने 3 और 5 लिखा है, तो इसमें से क्या सेलेक्ट करेगा? वो बड़ी संख्या को सेलेक्ट करेगा, 5 को सेलेक्ट करेगा। अगर मैंने 7 और 4 को लिया तो किसको सेलेक्ट करेगा? 7 को करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑपरेटर पहले उसको दे के रखा है हमने कि भैया ए और बी मैं ऐसा ब्रैकेट में लिखूंगा तो ये समझ जाना कि इनमें से बड़ी संख्या को सेलेक्ट करना है आपको। तो ऐसा पहले डिफाइन करना होगा। जैसे मान लिया जाए कि -3 और 2 है, तो बड़ी संख्या को लेना है तो 2 लेगा। तो फिर उस ऑपरेटर का कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ना। तो मान लिया जाए कि हमने इस ऑपरेटर का नाम क्या दे दिया? स्टार दे दिया, स्टार दे दिया। क्लियर हो गई बात? स्टार मतलब कुछ ना कुछ नाम दे दिया, या हेज दे दिया, कोई ना कोई एक चिन्ह दे देंगे, हेज दे दिया, या ऐसा चिन्ह दे दिया, या ऐसा चिन्ह दे दिया। कोई भी एक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं उस ऑपरेटर के साथ में। क्यों? क्योंकि हमारे पास में फिक्स ऑपरेटर नहीं ना, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। भाई ये काम तो नहीं करना है हमें, ये काम नहीं करना है, इससे काम भी नहीं हो रहा मेरा वाला। तो मैंने क्या किया, ऐसा कोई ना कोई एक ऑपरेटर डिफाइन कर दिया। ठीक है, कोई भी एक चिन्ह से डिफाइन कर दिया और उस चिन्ह की मीनिंग बता दी कि ये, इस चिन्ह की मीनिंग बता दी कि स्टार, हाँ, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है ए स्टार बी। देखिए ध्यान देना इधर, ए स्टार बी का मतलब है, इसका मतलब है कि ए तथा बी में से बड़ी संख्या। तो ऐसा डिफाइन कर दिया, बड़ी संख्या। अब उस प्रोग्रामर ने क्या किया, कंप्यूटर को बता दिया कि भैया स्टार का मतलब, यहां पर इस प्रोग्राम में स्टार का मतलब ये होता है। अब वो कंप्यूटर वही समझेगा हमेशा, जब भी स्टार लिखेगा वो समझेगा। अगला प्रोग्राम करना है तो हो सकता है स्टार का मतलब उसने और कुछ डिफाइन करके रखा है, दूसरा प्रोग्रामर है उसने और कुछ डिफाइन करके रखा है, तो फिर कंप्यूटर उस हिसाब से चलेगा। तो उससे रिलेटेड है, ये कंप्यूटर का सेक्शन होता है। हालांकि कंप्यूटर वाला जो मामला होता है वो सारी बातें मैथ्स से ही रिलेटेड होती है। कंप्यूटर मतलब मैथ्स कंप्यूटर मतलब लॉजिक, ठीक है ना, लॉजिक से ही ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम, इसकी परिभाषा पर जाते हम। किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रियाएं स्टार एक फलन स्टार ए क्रॉस ए से ए है, हम ए बी को, स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। बात, परिभाषा समझ में नहीं आई? आई क्या? बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अब देखना, जो अभी तक हमने बात की है उस आधार पर परिभाषा को देखना, समझना कितना आसान हो गया। देखना, मेरे पास में क्या एक समुच्चय है, क्या है? एक समुच्चय है। समुच्चय में कुछ अवयव है मेरे पास में, ए बी सी डी ऐसे कुछ क्या है, अवयव है। या तो फिर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 1 2 3 4 और इस प्रकार से कुछ अवयव है। आई बात समझ में? हैंड रेस क्यों किया भाई? ठीक है, हाँ फिर से और एक बार, किसी समुच्चय ए में, एक समुच्चय बना दिया मैंने, हाँ बना दिया, इसमें कुछ अवयव है, हाँ रहेगी, अवयव तो रहेगी समुच्चय में, नॉन एम्प्टी रहेगा, मतलब अरिक्त समुच्चय रहेगा। एक फलन स्टार ए क्रॉस ए से ए है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई यहां पर द्विआधारी संक्रियाएं है। द्विआधारी संक्रियाएं किसके किसके बीच में? इसके और इसके बीच में। ये गुणित ये नहीं है, ए बाई ए, मतलब ए बाई ए का मतलब ये है कि दो अवयव लिए हमने, ये और ये लिया, और दो अवयव के बीच में हमने क्या किया? ऑपरेशन लगाया। तो ऑपरेशन लगाने के बाद में यही आया, ये आया। मतलब क्या हुआ इसका? मैंने क्या किया, यहां पर जो अवयव लिया वो इसी समुच्चय से लिया, और यहां पर जो अवयव लिया वो भी इसी समुच्चय से लिया, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रिजल्ट इसी समुच्चय का अवयव रहेगा।
एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जहां, चलिए आगे और पूरी बात कंप्लीट कर लेते हैं हम परिभाषा वाली, फिर उसके बाद में मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जहां स्टार ए बी इज इक्वल टू है क्या है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं, सच दैट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ए तथा बी का HCF, बस ऐसा। आई बात समझ में? नहीं आई, फिर से और एक बार देखना। बड़ा सिंपल सा मामला है, परिभाषा को समझते हुए आगे चल रहे हैं, ठीक है। परिभाषा को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आगे समस्या नहीं आएगी। देखना, अब मैं फाइनल टच दे रहा हूं, एक तरह से पढ़ रहा हूं। स्टार ए क्रॉस ए से ए है, ए क्रॉस ए से ए है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो भी अवयव होंगे ना, वो ए का ही अवयव लेना है। यहां पर जो भी अवयव लेंगे वो भी ए का ही अवयव लेना है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी का अवयव आना चाहिए, वो भी इसमें शामिल होना चाहिए, ए में ही शामिल होना चाहिए, ऐसा बोला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्टार को हम समझेंगे क्या, क्या है ये स्टार। तो स्टार का अर्थ कोई डिफाइन नहीं है। हो सकता है कि ए और ए का लघुत्तम हो सकता है कि इसका महत्तम समापवर्ती हो सकता है कि इसमें से बड़ी संख्या हो, या हो सकता है कि इसमें से छोटी हो सकता है कि दोनों का योगफल हो, अंतर हो, ये हो, वो हो, या मॉडुलस हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इस स्टार का अर्थ कुछ भी हो सकता है। तो उस अर्थ को यहां पर आपको डिफाइन किया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब ये भी दिया रहेगा। अब देखिए आपको क्या बोला है, ए स्टार ए। मैं थोड़े से अवयव को कम करता हूं तो फिर मजा आएगा इसमें। अब देखना, मैं क्या करता हूं, 3 अवयव है ना मेरे पास में, मैं एक टेबल बना रहा हूं यहां पर। क्या, 1 2 3, 1 2 3, मैंने एक टेबल बनाया। टेबल बनाने का तरीका क्या होता है, जो ए के अवयव, देखिए यहां पर भी आपको ए का ही अवयव लेना है, यहां पर भी ए का ही अवयव लेना है। तो ये वाला जो ए है ना, पहले वाला, वो ये लिखा मैंने, और ये जो बाद वाला अवयव है ना, वो उसको इधर लिखा है, ठीक है ना। और जो रिजल्ट आएगा ना इसका, उसको मैं इसके अंदर भर रहा हूं, ठीक है। फिर से, ये जो पहले अवयव है ना, पहला वाला, उसको मैं इधर लिख रहा हूं, और जो बाद वाला अवयव है उसको इधर लिख रहा हूं, और जो रिजल्ट है ना वो इसके अंदर आएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, जो ऑपरेटर रहेगा, ऑपरेटर को लिखना है यहां पर, ऑपरेटर को लिखना है यहां पर। अब देखना, 1 1, देखिए 1 1 1 1 का मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है, ए तथा बी का HCF, ए तथा बी का HCF। तो मुझे एक बात बताइए कि 1 और 1 का HCF कितना होगा, तो 1 होगा, जानते हैं ना आप HCF, महत्तम समापवर्ती। 1 और 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। 1 और 3 का महत्तम समापवर्तक ए होगा। 1 2 और 1 का 1 होगा महत्तम समापवर्तक, इसका 2 होगा, और इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। इसका और इसका महत्तम समापवर्तक 1 निकालेंगे, इसका और इसका 1 हो जाएगा, और इसका 3 हो जाएगा। ये बन गया हमारा एक टेबल। चाहो तो ऐसा रूल दो इसको, और नहीं भी रूला तो काम हो जाएगा। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। चलो इसको भी ये कर देता हूं। तो ये बन गया हमारा, ये द्विआधारी संक्रिया के आधार पर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए। ये जो पहले जो लिखा है वो ये हो गया, जो बाद का लिखा है वो ये हो गया, और ये जो रिजल्ट है वो इसके अंदर वाले ये रिजल्ट है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर तो ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। यहां पर अगर मान लिया जाए कि 5 4 5 6 7 और डेज 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 कंटिन्यू, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, देखिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब n क्रॉस n से n के लिए। अब तो क्वेश्चन को करना बड़ा मुश्किल है, टेबल कैसे बनाएंगे, ये तो बड़ा, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, बड़ा सा टेबल आएगा। हर बार जो वैल्यूज आएगी इसकी अलग अलग मान आते जाएंगे, इसके मान भी अलग अलग आते जाएंगे।
अब टेबल के द्वारा नहीं बता पा रहे हम, बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा, इनफाइनाइट तक बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर इसको सिंपल सी बात हम जनरल बात करेंगे, जैसे हम संबंध और फलन में बात करते थे ना कि भैया एक वास्तविक संख्या है और दूसरी वास्तविक संख्या है, हम जानते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो वो भी प्राकृत संख्या ही आती है, अप्राकृत संख्या आती है क्या? नहीं आती है। तो आप बोलेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया है। नहीं आई बात समझ में? फिर से और एक बार देखना, मान लिया जाए यही वाला क्वेश्चन दे दिया, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। क्या बोला है? n से n बाय n, और ये क्या हो गया? ये भी n हो गया। आपको स्टार में ऐसा दिया हुआ है, स्टार का अर्थ है a तथा b का HCF। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? स्टार a कामा b से क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। a कामा b से क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। जहां पर a, b और c सभी a, b, c जो है ना वो बिलोंग करेंगे किसको? समुच्चय a को। समुच्चय a के अवयव है। मैंने क्या बोला कि कोई आपने क्या किया, इसमें से दो प्राकृत संख्या ले ली और दो प्राकृत संख्याओं का जब HCF निकाला जाएगा, a और b क्या ले लिया आपने? दो प्राकृत संख्या ले ली और दो प्राकृत संख्या का HCF निकालना है तो क्या आ गया? C आ गया। C आ गया भाई। जैसे मान लिया जाए 4 और 6 है, दो प्राकृत संख्या ले लिया आपने, स्टार 4 और 6 ले लिया। HCF क्या हो जाएगा इसके अनुसार? दोनों का HCF क्या हो जाएगा? दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, तो आपके पास में जो HCF आया, क्योंकि n से ये n ही आना चाहिए, वो भी प्राकृत संख्या आई। तो हम एक लाइन में यहां पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य क्या होता है? हमेशा प्राकृत संख्या ही होती है, इसीलिए द्विआधारी संक्रिया का अस्तित्व होगा। आई बात समझ में? अभी एग्जाम्पल के द्वारा सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं हुई? परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसी समुच्चय ए में, सुनिए, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार, जो फलन है वो क्या है? स्टार है। और वो कैसा है? मतलब ये ऑपरेटर है और फलन आपको इस प्रकार से यहां पर दिया हुआ, कैसा? ए क्रॉस ए से क्या होता है? ये ही होता है। मतलब ये समुच्चय दिया हुआ है, ये उस समुच्चय का अवयव लेना है आपको और उस समुच्चय का और एक अवयव लेना है, दोनों के बीच में ये वाला ऑपरेशन लगाना है और ऑपरेशन लगाने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए? ए का ही अवयव होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। आई ना बात समझ में? समझ में आ गई बात? अब यहां पर देखना, हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है हमें, आपके एनसीईआरटी का एक उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कि आर में, आर मतलब वास्तविक संख्या, आर का मतलब क्या है? रियल नंबर, योग, अंतर और गुना द्विआधारी संक्रिया है, किंतु भाग में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है। ऐसा काय के लिए? भाग के लिए। ठीक, अब ध्यान देना, इधर एक तरफ से मैं यहां पढ़ रहा हूं, दिया है, क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुना द्विआधारी संक्रिया है। दिया है स्टार, किसमें? आर में। आर बाय आर इज इक्वल टू आर, ऐसा आना चाहिए भैया, ऐसा आना चाहिए। लेकिन स्टार का अर्थ क्या हुआ? स्टार का अर्थ हुआ योग, अंतर, गुना और भाग। चार चीजें, चार क्वेश्चन है ये।
पहले तो योग के लिए बताना है, फिर अंतर के लिए बताना है, गुणन के लिए बताना है, द्विआधारी संक्रिया है ऐसा बताना है। देखिए योग के लिए, योग के लिए स्टार आर, आर से आर इज इक्वल टू आर द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया, संक्रिया है। क्या है? संक्रिया है। क्यों है भाई? क्यों? ये छोटी की मात्रा लगेगी इसमें, संक्रिया, संक्रिया है। क्यों है संक्रिया? मुझे एक बात बताओ, दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या ले लो आप, कोई भी, छोटी बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, एक वास्तविक संख्या का दूसरी वास्तविक संख्या में जोड़ेंगे, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब क्या है? योग, योग है ना। अरे मैं योग के लिए कर रहा हूं। एक वास्तविक संख्या का दूसरी वास्तविक संख्या में योग किया जाए तो क्या आपको वास्तविक संख्या मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी। कोई भी ले लो ना आप, धनात्मक ले लो ऋणात्मक ले लो, तो हमेशा वास्तविक संख्या ही तो मिलेगी। तो हम यहां पर एक उदाहरण दे सकते हैं। हम उदाहरण 3 धन 5 बराबर से क्या होता है? 8 होता है। तो अतः जहां पर 3, 5 और 8 दोनों क्या है? तीनों के तीनों क्या है? ऑल 3, 5 एंड 8, ये क्या है? तीनों की तीनों वास्तविक संख्या है। ऐसा उदाहरण ले सकते हैं आप, और उसके लिए सत्य पाया गया। आई बात समझ में? द्विआधारी का मतलब क्या है? देखिए 3 धन 5 दो आधार वाली, ये आधार है और ये आधार है। ये क्या है? दोनों आधार है, ये भी आधार है और ये आधार है, और दोनों आधार के बीच में क्या लगा है? ऑपरेशन लगा है। ये क्या है? संक्रिया है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, सुनिए, लेकिन ये जो आधार है ना, वो आधार भी किससे लेना है आपको? उसी समुच्चय से ही लेना है। किससे लेना है आपको? समुच्चय कौन सा दिया? आर दिया है समुच्चय। तो इसी में से इसको भी लेना है, इसी में से इसको भी लेना है, और जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो भी इसी में का अवयव आना चाहिए। अगर आता है तो द्विआधारी संक्रिया है। और यहां पता लगा कि वास्तविक संख्या ही नहीं आई, अभी तो आ रही है, अभी तो आ रही है। ये 8 हो गया, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर यहां वास्तविक संख्या नहीं आती है, ये इसी का अगर अवयव नहीं है, तो हम बोलेंगे द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना? ऐसा, ये हमने उदाहरण के द्वारा बता दिया। अब अंतर के लिए, अंतर के लिए क्या हो जाएगा? स्टार आर से क्या हो जाएगा? आर, ये भी क्या हो जाएगी? द्विआधारी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया है। आप चाहो तो एक कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि, चलिए फिर यहां पर भी कारण दे देना चाहिए हमें, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होता है? वास्तविक संख्या ही होती है, वास्तविक संख्या। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? अब यहां पर भी लिख सकते हैं आप ऐसे, सेम ऐसे, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं का योग वास्तविक संख्या ही होती है, वास्तविक संख्या है, होती है। आ गई बात समझ में? अब गुणन के लिए मुझे एक बात बताओ कि ऐसी दो वास्तविक संख्या बताओ कि जिसका गुणा करने के बाद में वास्तविक संख्या न हो। ऐसा संभव है क्या? दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, चाहे धनात्मक ले लो, चाहे ऋणात्मक ले लो, चाहे शून्य ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, और दोनों का गुणा करेंगे तो वास्तविक संख्या ही मिलेगी। अरे भाई 3 गुणित 0, ये तो वास्तविक संख्या ही है। ऋण 5 गुणित ऋण 7,
ये भी क्या हो गया 35, ये भी क्या है वास्तविक संख्या ही है। मतलब आप किसी भी प्रकार की संख्या ले लो, हमेशा आपके पास में वास्तविक संख्या ही आएगी। क्यों? ये क्या होगा? द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव वास्तविक संख्या ही। क्लियर? अब किसके लिए? भाग के लिए। भाग में मुझे एक बात बताओ कि क्या दो वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या में अगर दूसरी वास्तविक संख्या का भाग दिया जाए तो क्या वास्तविक संख्या मिलेगी आपको? हाँ मिलेगी। एक वास्तविक संख्या में दूसरी वास्तविक संख्या से भाग दिया जाए तो सदैव वास्तविक संख्या मिलेगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है उसमें। क्या? एक वास्तविक संख्या, कोई भी दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या ले लो और उसमें अगर शून्य से, क्योंकि शून्य भी तो वास्तविक संख्या है कि नहीं? हाँ है ना। और उसमें अगर शून्य से भाग दे दिया जाए तो भैया गड़बड़ कर देता है, ये अपरिभाषित कर देता है। बस यही प्रॉब्लम कर रहा था इसमें। अदरवाइज भाग के लिए भी यह संक्रिया क्या होगी? द्विआधारी संक्रिया होगी। ये शून्य गड़बड़ कर रहा है। आपको मालूम है कि गणित में भैया हर में शून्य नहीं आना चाहिए। आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो यही यहां पर एक प्रॉब्लम है। तो हम यहां पर बोल सकते, ये यहां पर ऐसा करो, आर क्या है? द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 भागित 0 ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होगा। कोई भी वास्तविक संख्या है, मैंने 5 ले लिया, कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लो, उसमें 0 को भाग देंगे तो ये क्या होगा? ये ऐसा नहीं होगा। अब ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं। ऋणोत्तर मतलब ऋणोत्तर नहीं है, 0 भी शामिल हो जाता है इसमें। तो किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक की, आर प्लस की बात कर रहे हैं, आर प्लस की बात कर रहे हैं। आर प्लस के लिए यह संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया होगी। हाँ बिल्कुल होगी भाई। धनात्मक आर प्लस, आप धनात्मक संख्या ले लो तो 0 तो है ही नहीं ना उसमें, तो उसके लिए संतुष्ट करेगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि किंतु, यहीं पर एक लाइन में बोल सकते, किंतु ऋणोत्तर संख्याओं के लिए, ऋणोत्तर का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है और धनेत्तर मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऐसा। ऋणोत्तर संख्याओं के, वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए यह संतुष्ट करेगा। यह या तो यह बोल सकते हैं हम द्विआधारी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया है। आसान काम है ना। सिद्ध कीजिए कि व्यवकलन तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। व्यवकलन में भी और भाग में भी कौन? प्राकृत संख्या, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये है हीरो। समुच्चय कौन है? मैंने बोला था आपको कि एक समुच्चय दिया जाएगा, समुच्चय दिया जाएगा हमेशा, और ऐसा रहेगा, यही आना चाहिए। बस याद रहे कि यहां, यहां और यहां एक जैसा। मतलब ये वाला भी अवयव आपको इसी से लेना है, ये वाला भी अवयव आपको इसी से लेना है, और ये भी रिजल्ट जो है इसी से आना चाहिए, जब तक न कहा जाए। हाँ अगर आपको, अगर यहां पर बोला कि यहां पर आर है, आर है और यहां पर एन है, तो वो बात अलग है। मतलब अगर आपको डिफाइन किया है तो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होगा। ये एन है तो एन एन एन, आर है तो आर आर आर, ऐसा।
अरे ये क्या है, प्राकृत संख्या है। मुझे एक बात बताओ, सिद्ध कीजिए कि अंतर प्राकृत संख्या, अंतर मतलब माइनस। भाई ऑपरेटर दिया हुआ आपको, मैंने क्या बोला, n बाई n, सुनिए n बाई n स्टार स्टार से n, ऐसा लिखा है ना। इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये जो बीच में लिखा है ना, ये क्या करना है आपको, यहां पर ऑपरेटर लगाना है। ये भी इसी समुच्चय का अवयव लेना है, ये भी इसी समुच्चय का अवयव लेना है, और यहां पर इसका जो अर्थ होगा वो लगाना है, यहां पर ऑपरेटर लगाना है। माइनस बोला है ना, माइनस लगाना है। मुझे एक बात बताओ कि 3 ऋण 5 बराबर से कितना होता है, ऋण 2 होता है कि नहीं। ये प्राकृत संख्या है क्या, हाँ है ना प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या है क्या, हाँ है। तो ये प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। अरे प्राकृत संख्या तो धनात्मक ही होती है ना। अगर एक प्राकृत संख्या में से दूसरी प्राकृत संख्या को घटाया जाए तो हमेशा, कभी कभी तो आ सकती है, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए द्विघात आधारित संक्रिया नहीं है। और भाग के लिए 3 एक प्राकृत संख्या है और 5 भी एक प्राकृत संख्या है, तो 3/5 एक प्राकृत संख्या हुई क्या, नहीं हुई। बस सिंपल सी बात। तो यहां पर हम ये बोलेंगे स्टार n क्रॉस n से n, किसके लिए, ये इधर लिख रहा हूं मैं, व्यवकलन। व्यवकलन, व्यवकलन मतलब अंतर, यानी कि घटाना, यानी कि अंतर के लिए स्टार n क्रॉस n से n, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, आधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, कारण दे दो। क्योंकि, कारण देंगे ना, ऐसे थोड़ी लिख देंगे क्योंकि, नहीं तो सिद्ध कीजिए कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है ना, आपने बोल दिया हाँ नहीं है, बस खत्म। अरे क्यों नहीं, ये कारण तो देना है, ठीक है, कारण तो देना है। तो कारण हम देंगे कि 5 ऋण 8 बराबर से कितना होता है, ऋण 3 होता है, ठीक है ना, ऋण 3 होता है, जो कि ये क्या है, प्राकृत संख्या नहीं, जो कि -3, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तब -3 इज नॉट बिलोंग्स टू n, है ना, ऐसा यहां पर बोल सकते हैं। भैया ये भी n होना चाहिए, आपने ये प्राकृत संख्या ली, ये प्राकृत संख्या ली, तो ये भी प्राकृत संख्या होना चाहिए, है क्या, नहीं है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब किसके लिए, भाग के लिए स्टार n क्रॉस n। आप सोच रहे होगे कि अरे व्यवकलन के लिए भी स्टार ही लिया और भाग के लिए भी स्टार ही लिया। हाँ, मैंने क्या बताया आपको कि जो ऑपरेटर होता है ना द्विआधारी संक्रिया में, ऐसा फिक्स नहीं है कि किसका क्या अर्थ होगा, ठीक है, उसको डिफाइन किया जाता है। यहां पर स्टार का अर्थ हो गया व्यवकलन, यहां पर स्टार का अर्थ हो गया भाग। तो हमने क्या किया, डिफाइन किया। यही तो खासियत होती है, जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, वहां पर यही खासियत होती है। आप कभी किसी प्रोग्रामर से मिलके देखना, आप उनसे बोलना, अरे यार आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कैसे बना लेते हो, क्योंकि गणित में तो संक्रिया हमारे पास में 4 ही है, गुना भाग जोड़ घटाना 4 ही संक्रिया है। अब 4 संक्रिया में ही आप इतना बड़ा कैलकुलेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, कंडीशन डाली जाती है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे बहुत सारी कंडीशनें बनती है, ठीक है ना, बहुत सारी कंडीशन बनती है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या, तो फिर या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। समझ रहे बात को, ऐसी बहुत सारी एक ट्री बनती है वहां पर प्रोग्रामिंग में। तो कंडीशन इफ देन इफ इल्स, ऐसी कंडीशनें डालना पड़ता है। तो उसके लिए फिर ऑपरेटर को आपको डिफाइन करना पड़ता है, ऑपरेटर बताना पड़ेगा, यहां पर कितने सारे ऑपरेटर लगेंगे। तो कोई भी चिन्ह दे दिया जाता है, ये ऐसा चिन्ह दे दिया, और कंप्यूटर को बता दिया जाता, प्रोग्रामिंग को बता दिया जाता, जो भी जिस भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो उसको बता दिया जाता भैया इसका अर्थ ये है।
तो कंप्यूटर फिर वो प्रोग्राम जो है वो इसका अर्थ वही समझेगा आगे तक पूरे पूरे प्रोग्राम में, ऐसा। तो वो लॉजिक वाली बातें होती है ना। तो यहां पर स्टार का मतलब क्या है, भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लो, 3/8 बराबर से कितना हो जाएगा, 3/8, जो कि 3/8 इज नॉट बिलोंग्स टू n। प्राकृत संख्या होना चाहिए ना भैया, इसका रिजल्ट नहीं है, ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि r यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या स्टार, r वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के लिए वास्तविक संख्या होती है। और यहां पर स्टार का मतलब समझाया हुआ है, ए बी का अर्थ होगा a+4b² द्वारा एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया है। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर यहां पर स्टार, यानी कि स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ क्या है, कोई भी संक्रिया हो, अगर मान लिया जाए मेरे पास में ऐसी संक्रिया, वास्तविक संख्याओं के लिए लेना है हमें ना, ठीक है। इसका स्टार का अर्थ ही है, स्टार का अर्थ क्या है, देखिए ऐसा मान लिया जाए कि स्टार r इंटू r/r से r ऐसा है, ये स्टार b, ये स्टार b का अर्थ क्या है, ये दिया हुआ है, ये स्टार b का अर्थ क्या है, a+4b²। आई बात समझ में, मतलब अगर आपने लिया 3, एक वास्तविक संख्या ले ली 3 और दूसरी वास्तविक संख्या ले ली 5, तो इसका अर्थ क्या होगा, 3 धन, जो पहले लिखा रहेगा उसको यहां लिखना है, 3 धन 4 गुणित 5 का वर्ग, तो 50 25, 25 चौक 100 और 103 हो जाएगा, 103 ऐसा। मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप a का मान, पहले b का मान देखता हूं मैं, b का मान, कोई भी एक वास्तविक संख्या लेते हैं, ले ली वास्तविक संख्या, ठीक है, जो आपके मन में हो वो ले लो, धनात्मक ले लो, ऋणात्मक ले लो, शून्य ले लो, कुछ भी ले लो, भिन्न में ले लो, जैसी लेना है वैसे ले लो। कोई भी एक वास्तविक संख्या ली आपने, और वास्तविक संख्या, पहली वास्तविक संख्या ली, ये b का मान, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या वास्तविक संख्या मिलेगी क्या आपको, हाँ मिलेगी ना। अरे वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या ही मिलेगी कि बिना वास्तविक संख्या मिल सकती है कभी, अरे वर्ग करने पर बड़ी वास्तविक संख्या मिलेगी, है ना। छोटी वास्तविक संख्या नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही तो है, वास्तविक संख्या ही मिलेगी। और उसमें अगर 4 का गुणा करेंगे तो भी वास्तविक संख्या मिलेगी क्या, हाँ मिलेगी ना। वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है, और उसमें 4 का गुणा करने पर भी वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। और उसमें भाई ये भी तो वास्तविक संख्या रहेगी कि नहीं, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, मतलब ये भी वास्तविक और ये भी वास्तविक। इसमें किसी वास्तविक संख्या को और जोड़ दिया जाए, मान लिया जाए ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया, तो भी आपको वास्तविक संख्या मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं, यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, हाँ है। क्यों, क्योंकि कोई भी दो वास्तविक संख्याओं के लिए a+4b² सदैव वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है ना। इसीलिए यह क्या होगा, द्विआधारी संक्रिया है। फिर से और एक बार दिया है, क्या दिया है भाई आपको, संक्रिया दी है स्टार r×r से r, लेकिन जहां ये कामा बी लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये स्टार बी का अर्थ है a+4b²। स्टार का अर्थ ये है, आई बात समझ में, स्टार का अर्थ क्या है, ये वाला है, ये दिया हुआ है यहां पर अर्थ, ठीक है ना, ऐसा।
तब हम जानते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग, अरे ए और बी तो क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है ना, जहां पर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का वर्ग करके उसमें 4 का गुना किया जाए, करके 4 का गुना कर अन्य किसी वास्तविक संख्या को जोड़ने पर वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। आ गई बात समझ में? प्राप्त होगी। अतः क्या होगा? स्टार आर से आर के लिए द्विआधारी संक्रिया है। सिंपल काम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर लिखेंगे कैसे, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं क्या लिखूं यहां पर, लेकिन भाई जो बोलना चाह रहा हूं वो लिखते गया ना मैं। मुझे लिखने से पहले नहीं मालूम था कि मैं ऐसा ही लिखूंगा। मैं थोड़ा सा सोचा भी इसको कि कैसे लिखूं यार मैं इस बात को, तो मैंने ये सोचा था कि इसको पहले मैं ऐसा लिखता हूं कि b का वर्ग, कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होगा? वास्तविक संख्या ही होगी। और किसी अन्य वास्तविक संख्या में अगर 4 का गुना किया जाए तो भी वास्तविक संख्या ही मिलेगी, और उनमें अगर किसी अन्य संख्या को जोड़ दिया जाए वास्तविक संख्या को, तो फिर ओवरऑल आपको वास्तविक संख्या ही मिलेगी। ऐसा बोल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के लिए a + 4b का वर्ग हमें वास्तविक संख्याओं तक ही पहुंचाता है, इसीलिए यह द्विआधारी संक्रिया है। बस बड़ा सिंपल सा देखिए, लॉजिक केवल इतना रखना है आपको, लॉजिक केवल इतना रखना है कि यहां पर और यहां पर, सुनिए, लॉजिक केवल इतना सा रखना है, ये केवल एक ही बात को याद रखना है। आपको एक समुच्चय दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, देखिए ध्यान देना इधर क्या दिया हुआ है। एक तो बात ये हो गई, 3 चीजों पर ध्यान देना है आपको। आपको क्या दिया है, समुच्चय कैसा दिया है, तो यहां पर जैसे वास्तविक संख्याओं की बात की है तो वास्तविक समुच्चय दिया हुआ है, और यहां पर क्या बोला है, r क्रॉस r/r से r है। देखिए r/r से क्या है, r है, मतलब इसी समुच्चय में से आपको एक अवयव लेना है, कोई भी, ऐसा नहीं कि जो संतुष्ट कर रहा है वो लेना है भैया, जो संतुष्ट नहीं कर रहा है उसको उठाना है आपको। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लिया था कौन सा, ये वाला। हाँ, आप यहां पर ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि 8 ऋण 5 बराबर से कितना होता है, 2 3, तो 3 बिलोंग करेगा n, तो द्विआधारी संक्रिया होगी। गलत क्यों? गलत क्या गलती हो गई भाई इसमें कि 8 भी एक प्राकृत संख्या है, 5 भी एक प्राकृत संख्या है, अगर 8 में से 5 को घटाया जाए तो आपको एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है ना। तो फिर आपने तो बोलना चाहिए कि 3 इज बिलोंग्स टू n बोलना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं बोला? आपको ऐसी ढूंढना है संख्या। आपने देखा था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में दुनिया की सारी संख्या इसको संतुष्ट करती है भाग के लिए, केवल ये 0 ही संतुष्ट नहीं करती। तो जो संतुष्ट नहीं कर रहा वो वाला उदाहरण उठाना है आपको, क्योंकि ये सदैव सत्य होना चाहिए ना। हाँ, ये सभी मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य था, केवल 0 के लिए सत्य नहीं था। तो जिसके लिए सत्य नहीं है उसको उठाना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रू होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रू थोड़ी है ये। ठीक है, तो जो संतुष्ट नहीं कर रहा वो संतुष्ट वाले पद को उठाना है। ठीक है, चलिए। और यहां पर भी आ रही लेना है, और यहां पर भी आ रही आना चाहिए। तो यहां पर यहां और यहां ऐसे अवयव को लेना है जो कि इसको संतुष्ट नहीं करता है, ऐसा ढूंढना है आपको, ढूंढना है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं।
मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, पावर सेट, घात समुच्चय। आई बात समझ में? सुनिए एक बार मैं थोड़ा सा एक रफ बता देता हूं, ओवरव्यू बता देता हूं उप समुच्चय वाली बात। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है ये, और उसमें अवयव कौन से है 1 2 3, ठीक है। अब इसके उप समुच्चय कौन से हो गए, इसके उप समुच्चय कौन से हो गए? तो सुनिए, फाई जो है ना, यानी कि रिक्त समुच्चय, सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। याद रखना, अगर मैं बोलूं कि खाली समुच्चय, खाली डब्बा, खाली डब्बा, खाली डब्बा इसका उप समुच्चय है, हर किसी समुच्चय का उप समुच्चय। और स्वयं जो है ना, स्वयं भी उप समुच्चय है खुद का, 1 2 3। तो ये दो तो फिक्स है। अगर मैं इसके उप समुच्चय निकालू तो और क्या क्या है, 1 केवल एक एक अवयव ले लेता हूं मैं, 2 3 केवल एक एक अवयव ले लेता हूं मैं, अब दो दो अवयव ले लेता हूं, 1 2 1 3 और 2 3 2 और 3। देखिए 8 हो गए 8, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ज्यादा बन भी नहीं सकते उप समुच्चय इसके। हर एक संभावना ले ली ना मैंने, हर एक प्रकार की संभावना ले ली। अब आप बोलेंगे कि नहीं 1 और 2 लिया तो आप 2 और 1 क्यों नहीं लिया भाई, ये भी तो एक उप समुच्चय। अरे दोनों का अर्थ है एक ही है। समुच्चय में क्या है, अगर आप अवयव को फ्लिप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ऐसा। अब ध्यान देना, इसका फार्मूला भी होता है, चलो बता ही देता हूं मैं, 2n। इतने उप समुच्चय होते हैं, इतने उप समुच्चय होते, मतलब n मतलब इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3, तो 2 की घात 3 कितना हो गया 8। तो देखिए 8 उप समुच्चय बनेंगे। अगर इसमें 4 अवयव होता तो 2⁴ यानी कि 16 या 16 उप समुच्चय बनते फिर, ऐसा। चलिए ठीक है, ये 11th क्लास की बात थी। और इनका जो समुच्चय रहेगा ना, इनका जो समुच्चय रहेगा ना, उसको बोला जाता घात समुच्चय, ठीक है। क्या बोला जाता, घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए है ना, इसलिए ए पावर सेट ऑफ ए, घात समुच्चय, ऐसा। अब देखिए इसी के आधार पर हो जाएगा ये काम, लेकिन लिखना आपको पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन इसी के आधार पर समझ लो। माना P मतलब ये वाला, किसी प्रदत्त समुच्चय X, चलिए X से बोला तो X से लिख देता हूं मैं यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा P ऑफ X। एक समुच्चय दिया हुआ X और उसके उप समुच्चयों का समुच्चय है, समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मैंने एक उदाहरण ही ले लिया, ठीक है, उदाहरण नहीं ले लिया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि यूनियन, ये वाला बोला यू, सच दैट P क्रॉस P से P है, जहां, अब यहां पर ये जो है ना संक्रिया है, ये क्या है, ये संक्रिया, इसको डिफाइन किया हुआ है। अब बताया है कि भैया ये U क्या है, ऐसा लिखता हूं ना, ये एक मिनट, ऐसा लिख देता हूं मैं, A कामा B ऐसा लिख देता हूं मैं, है ना, इज इक्वल टू क्या है, A यूनियन B, ये यूनियन B। आई बात समझ, V क्यों कर रहा हूं मैं, ये जहां पर भी ये ऑपरेशन दिखेगा ना, या तो फिर ऐसा लिखेंगे आप कामा लगा के, तो इसका मतलब होता है कि इसका और इसका यूनियन, ठीक। चलिए अब मुझे एक बात बता दो, थोड़ा सा अब लॉजिकली समझो आप। आपको यहां पर इसी में से कोई भी अवयव लेना है, P में से कोई भी अवयव लेना है, P क्रॉस P बोला ना, इसी में से कोई अवयव लेना है, और यहां पर भी कोई भी अवयव लेना है। दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या वो यूनियन इसी का अवयव रहेगा क्या, हाँ या ना, रहेगा भैया, रहेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं कोई भी अवयव कोई भी दो समुच्चय ले लेता हूं, देखिए पहले वाले P का मान ये है और दूसरे वाले P का मान ये है, 1,2 एक समुच्चय है और दूसरा समुच्चय है 1 2 3। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब एक डब्बा है, इसके अंदर कुछ वस्तुएं रखी है, एक डिब्बा है, इसके अंदर कुछ वस्तुएं रखी है, दोनों डिब्बे को एक डिब्बे में तीसरे डिब्बे में डाल दो, डाल दिया, तो क्या क्या रहेगा इस डिब्बे में, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा,
हाँ, आप बोलेंगे कि 1 2 बार आएगा और 3 भी 2 बार आएगा, 2 भी 2 बार आएगा, तो समुच्चय में 2 बार जो आते हैं उसको एक ही बार लिखा जाता है। भाई एक डब्बे के अंदर 1 और 2 है, एक डब्बे के अंदर 1 2 और 3 है, और उसको तीसरे डिब्बे में डाल दिया, तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। रिपीट आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ इसमें 1 है, 2 है और 3 है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि 1 2 बार है, 2 2 बार है और 3 1 बार है, ऐसा नहीं, समुच्चय में रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है, तो ये भी तो इसको बिलोंग कर रहा। कहने का मतलब यहां पर इनमें से कोई भी अवयव ले लो, यहां पर भी इनमें से कोई भी अवयव ले लो, तो दोनों का जो यूनियन रहेगा वो इसी का अवयव रहेगा, तो इसलिए ये द्वितीय आधारित संक्रिया है। आई ना बात समझ में। और अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा? P क्रॉस P से P, हम यहां पर बोल सकते हैं कि जहां पर A B ऐसा लिखा रहेगा तो इसका अर्थ होगा कि ये इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B भी आप जानते ही है मेरे ख्याल से। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक समुच्चय क्या है, एक समुच्चय क्या है, इस प्रकार से है आपके पास में 1 और 2, ठीक है, क्या है? 1 और 2 है, और दूसरा समुच्चय है 1 2 और 3 है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, उभयनिष्ठ, ऐसे अवयव जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1, 2 होगा। तो 1, 2 भी तो इसी का अवयव होगा। और ऐसा नहीं है, आप किसी भी अवयव को ले लो, 5 के साथ में इनको ले लो या 1 के साथ में 5 को ले लो, किसी को भी ले लो, हमेशा ये संतुष्ट कर रहा है। कि देखिए अगर मैंने यहां पर 5 लिया, 5 लिया, ए के अंदर कुछ अवयव है क्या? नहीं है, खाली है। अरे ये ब्रैकेट नहीं लगता इसमें, है ना, ये कोष्टक नहीं लगता। हाँ, 5 मतलब ये मतलब खाली है ना, ये वाला ये, और ये बी है, और दूसरा समुच्चय बी, बी के जो अवयव है वो ए के कॉमन में है ही नहीं, 1 2 3, तो दोनों का उभयनिष्ठ क्या हो गया? 5 हो गया। 5 भी तो इसी का अवयव है। जो रिजल्ट आया ना, यहां पर 5 ले लिया, यहां पर और कोई समुच्चय ले लिया, दोनों का जो रिजल्ट आया 5, 5 भी तो इसी का अवयव है। बस ऐसा, क्लियर। मान लीजिए कि P एक प्रदत्त समुच्चय है और X के समस्त उप समुच्चय का समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि ये फर्स्ट पार्ट दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? U P क्रॉस P और से लेके ये P, है ना, जहां स्टार A स्टार B का मतलब होता है कि A और B का एलसीएम, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, है ना, या मतलब यूनियन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? A यूनियन B, ऐसा दिया है। हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि कि किसी समुच्चय के, सुनिए अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं यहां पर, आप देखना, मेरे पास में कोई समुच्चय ये है क्या? नहीं, एक सा है ना, एक सा है, ये एक समुच्चय है, और दूसरा पावर सेट है आपके पास में, इसके उप समुच्चयों का समुच्चय, जो मैंने पहले बनाया था वही वाली बात। तो मैं यहां पर यह बोलना चाह रहा हूं कि हम जानते हैं कि किसी समुच्चयों के उप समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है, किसी समुच्चयों के उप समुच्चयों का समुच्चय जो रहेगा, और इसके किन्हीं भी दो अवयवों का अगर यूनियन किया जाए तो यह भी इन उप समुच्चयों का उप समुच्चय होगा, इन पावर सेट का घात समुच्चय का उप समुच्चय होगा। नहीं आई बात समझ में? अरे यहां पर कुछ अवयव है, इनमें से कोई दो अवयव को ले लिया जाए तो आपके पास में जो भी अवयव आएगा इसका यूनियन वो भी इसी में रहेगा, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखना क्या बोल रहा हूं, हम जानते हैं कि किसी समुच्चय का घात समुच्चय, एक घात समुच्चय इसको बोला जाता है, पावर सेट है, घात समुच्चय, किसी समुच्चय के घात समुच्चय के
किन्हीं दो समुच्चयों को के संग, संग बोल दूं मैं, के यूनियन, या तो यूनियन कर दो, यूनियन भी उसी घात समुच्चय, घात समुच्चय का अवयव होता है, अवयव होता है। ये लैंग्वेज नहीं आई होगी समझ में, है ना? फिर से और एक बार बिल्कुल शार्ट में समझ लो। अतः यू पी क्रॉस पी से पी द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी आधारी संक्रिया है। इसीलिए तो मैंने उदाहरण बताया, बिना उदाहरण के तो समझ में नहीं आता भैया। ये समझ में आई ना बात? क्योंकि मैं लिख क्या कह रहा हूं, बहुत सारी लैंग्वेज लिख दी ना। ये पूरा का पूरा 11th क्लास का ही क्वेश्चन बन गया ये, और उसमें केवल द्विआधारी संक्रिया को ऐड कर दिया है ना, समुच्चय का ही क्वेश्चन बन गया ये, और उसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट द्विआधारी संक्रिया का लगा दिया। अब देखना भाई, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास में एक से एक समुच्चय है। हाँ है। इसका मैं घात समुच्चय बनाऊंगा, और आपको मालूम है कि घात समुच्चय क्या होता है, अभी मैंने बना के भी दिखाया था। किसके उप समुच्चय, इसके जितने भी उप समुच्चय रहेंगे उनका समुच्चय, इनके उप समुच्चयों का समुच्चय। अब इसमें जितने भी उप समुच्चय जितने भी है ना, अब देखना, ये एक खुद समुच्चय बन गया, इनके उप समुच्चयों का जो समुच्चय बना वो खुद समुच्चय बन गया। अब घात समुच्चय बोलते हैं इसको। अब इनमें से कोई भी दो अवयव को ले लो, अब कोई भी दो अवयव, अब ये तो अवयव हुए ना इसके, यानी कि कोई भी जो दो इसके उप समुच्चय थे ना, वो कोई भी दो अवयव को ले लो और उसका यूनियन कर लो, यूनियन कर लो। तो यूनियन करने के बाद में जो भी आपको मिलेगा वो इसी का अवयव रहेगा। बस इतनी बात मैंने यहां पर बोली है, बस केवल इतनी बात बोली है। अब देखना, इसी प्रकार यही शर्त इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होगी। डबल लिखने की जरूरत नहीं है, यही का यही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी संतुष्ट होगी। तो अतः इंटरसेक्शन P क्रॉस P से P के लिए द्विआधारी संक्रिया, अदरवाइज को ऐसा लिखना पड़ेगा, यही शर्त है ना। अदरवाइज आपको यही का यही कॉन्सेप्ट फिर से लिखना पड़ता है स्टेटमेंट, तो हमने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। और मैंने उदाहरण के द्वारा यहाँ पर प्रूफ भी किया था। ये भी देखिए कितना सिंपल सा काम दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि ए कामा बी का अर्थ है अधिकतम ए बी, ए और बी में जो बड़ा नंबर रहेगा ना वो वाला द्वारा परिभाषित है। अब देखना, वी आर से क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि ये से ये ऐसा लिखा रहेगा ना, तो इसका अर्थ होगा कि ए बी द्वारा परिभाषित वी का अर्थ है कि आर क्रॉस आर से आर, तथा ए बी निम्नतम। अब दूसरी बात भी है, ए बी का अर्थ है निम्नतम। निम्नतम किसमें से, ए और बी में से। तो फिर ये वाला चिन्ह हो गई ना बात वैसी, कोई भी चिन्ह यूज कर सकते भैया। आर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये द्विआधारी संक्रिया है। ये भी द्विआधारी संक्रिया, दो क्वेश्चन हो गए, और ये भी द्विआधारी संक्रिया। लेकिन अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि अगर मैं ऐसा लिखूंगा, सुनिए ऐसा लिखूंगा 5 और 7, तो बराबर से कितना आएगा। इसका अर्थ क्या है, आर से आर। आपको यहां पर पहले में भी वास्तविक संख्या लेना है, दूसरे में भी वास्तविक संख्या लेना है, तो वास्तविक संख्या ही आना चाहिए। ये भी वास्तविक संख्या ली, ये भी वास्तविक संख्या ली, तो आपके पास क्या आना चाहिए, वास्तविक संख्या ही आना चाहिए।
लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अधिकतम ए और बी में से जो दोनों में अधिकतम है ना वो 7 है। अरे सिंपल सी बात है कि आप यहां पर और यहां पर कोई ना कोई वास्तविक संख्या तो लेंगे ना, वास्तविक है तो संख्या लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ लेंगे। और दोनों में से जो बड़ा रहेगा, बड़ी वास्तविक संख्या रहेगी, उसी को यहां लिखेंगे कि नहीं, तो ये भी तो वास्तविक संख्या ही रहेगी ना, क्योंकि यही तो वास्तविक संख्या उठ के इधर जाएगी, बड़ा वाला। और सेम इसी प्रकार से यहां पर भी है। का अर्थ क्या हुआ, मान लिया जाए कि आपने कोई भी दो संख्या ली, ऋण 3 और 5/7 ये ले लिया, क्या होता है, ए बी का अर्थ होता है ये ऐसा, इसका अर्थ होता है निम्नतम ए बी, जो दोनों में छोटा रहेगा वो कौन है, छोटा ऋण 3। तो मुझे एक बात बताओ ना कि भाई यहां पर भी आपको वास्तविक संख्या ही लेना है और यहां पर भी वास्तविक संख्या ही लेना है, दोनों में से जो छोटी संख्या रहेगी उसको यहां पर लिखना है, तो ये भी तो ऑटोमेटिक वास्तविक संख्या ही होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं वास्तविक संख्या ही। तो बस यही तो बातें लिखना है यहां पर, ये जो मैंने यहां पर कहानी बताई है इसी बात को थ्योरी में लिखना है आपको। आप यहां पर बोलेंगे चूंकि ये जो संक्रिया है आर से आर है और ए बी का अर्थ है कि अधिकतम ए और बी में से अधिकतम मान, चूंकि हम यहां पर बोल सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, भाई यहां पर ये वाला जो अवयव लेंगे और ये वाला अवयव लेंगे तो ये दोनों के दोनों किससे लेना है, आर से लेना है। मतलब आपने ए और बी लिया, वो क्या है, आर का अवयव है, हाँ इसी में से आर से उठाना है। एवं ए तथा बी, मैं 60 में बता रहा हूं यहां पर, ए तथा बी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, आर है, ए और बी क्या है, आर है। जब ए और बी क्या है, आर है, तो इसका क्या बोला, अधिकतम, इनमें से अधिकतम जो रहेगा, अधिकतम भी आर ही होगा। बस इतनी बात लिखना है, मैंने बिल्कुल 60 में लिखा है, इतने क्वेश्चनों में तो हमने लिख चुके हैं और यहां पर हमें ऐसे 60 में लिखना है, ठीक है। संबंध, फलन और ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर ही मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप भविष्य में ये एक्चुअल कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादातर है, क्योंकि लॉजिक तैयार करता है, लॉजिक है ना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये प्रोग्रामर को बड़ा यूजफुल होता है। प्रोग्रामर क्या करता है, फंक्शन ही तो बनाता है, फंक्शन खुद बनाता है वो। भाई अगर मान लिया जाए कि उसको एक वैल्यू देने पर उसको कंप्यूटर को बताना चाह रहा हो कि मैं भाई जैसे मान लिया जाए कि दुकान पर गए, हम दुकान पर गए, हमने कोई सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद में या तो हम ये बोल सकते हैं कोई कंपनी है, चलिए ठीक है, एक कंपनी के लिए वो क्या कर रहा है, प्रोग्राम तैयार कर रहा है। कंपनी बताती है उसको कि मैं एक प्रोडक्ट तैयार करता हूं और जितना भी प्रोडक्ट होता है, ये वाला प्रोडक्ट जो होता है इसकी जो लागत होती है, इसमें लागत का क्या होता है कि मैं इतने का तो माल खरीद के लाता हूं, कोई प्रोडक्ट अगर तैयार कर रहा तो मैं इतने रुपए का माल खरीद के लाता हूं और इसको तैयार करने में मेरे को लागत जो लगती है इसका वर्ग कर दूंगा और उसमें 5 को जोड़ दूंगा, तो इतनी तो लागत लगती है। ट्रांसपोर्टिंग जो चार्जेस है जो x है, x डिवाइडेड बाय 2, इतना मेरे को ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस लग जाता है। जब मैं इस पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट को सेल करता हूं, C&F को देता हूं, देखिए ऐसी सिचुएशन प्रोग्रामर को बता रही है कंपनी, ठीक है। मैं जब उसको C&F को देता हूं तो C&F खा जाता है उसमें से 0.5%, इसका पूरे का 0.5% ये खा जाता है, कौन, C&F। ये इतना ये इसको इतना कमीशन चाहिए रहता है, तो क्या करेगा, इतना उसमें ऐड कर देगा, है ना, उसमें क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ये जो भी रहेगा उसको ऐड कर देगा, तो 1.005 इसमें क्या कर देगा, वो गुना कर देगा इसका, तो C&F का भी कमीशन निकल गया। फिर उसके बाद में होलसेलर के पास में जाता है तो उसका कमीशन हो गया, फिर उसके बाद में चिल्लर वाले का कमीशन इतना हो गया। तो कस्टमर की प्राइस बताओ कि मैं इसमें कस्टमर की कितनी प्राइस रखूं ताकि मेरे को इतना % लाभ हो जाए। देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम बन गया, छोटा मोटा प्रोग्राम बना क्या, और भी फंक्शन बनने वाले आगे, है ना।
तो अभी तो हमने फिर उसमें जीएसटी भी जुड़ जाता है, ये भी जुड़ जाता है, इतना परसेंट हो जाता है। अब उसके लिए प्रोग्राम बनाओ। अब वो इतना लंबा प्रोग्राम बनाएगा तो वो सारा फंक्शन ही तो बनते जा रहा है, ये फंक्शन ही तो बनते जा रहा। उसने एक वेरिएबल लिया और उसके साथ में हाथापाई कर रहा हो, और कई बार इस वेरिएबल से काम नहीं चल रहा तो दूसरा भी वेरिएबल डालेगा उसमें। तो ये चीजें होती है इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला जो पहला चैप्टर है उसी से रिलेटेड है मेन खास करके, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में, ठीक।